प्रोसेस है। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। अब हमें रणनीति में क्या परिवर्तन करने हैं। वैसे मुझे लगता है कि ये कई बच्चे करते होंगे ऐसे, कुछ बच्चों के लिए जो नहीं करते उनको मैं बता देता हूँ। सॉरी, देखो रणनीति में आपको पढ़ने में क्या चीजें चेंज करनी है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, मैं नॉर्मल बातें बता रहा हूँ। अगर आप वो कर रहे हैं तो चलते रहिए आप सही लाइन पे, अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दो। जैसे अब अपन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, अब इस पे निर्भर नहीं रहना है। कई बच्चे क्या करते हैं, केवल इन पर निर्भर रहते हैं, बस यही करके चले जाते हैं, इनकी व्याख्या पढ़ के चले जाते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के ऊपर निर्भर रहेंगे तो होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि नए प्रश्न बढ़ने लग गए हैं अब। इसलिए इनको केवल और केवल आप टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद में पुराने प्रश्न अभ्यास के लिए सॉल्यूशन कर सकते हैं। इससे अधिक पीवी क्यूपी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक को 360 डिग्री तैयार करना है। 360 डिग्री का क्या मतलब होता है? 360 डिग्री का मतलब होता है जड़ से लेके और ऊपर तक सारी बातें तैयार होनी चाहिए। जैसे अल नीनो था, अल नीनो क्या है, जैसे प्रशांत महासागर में अटलांटिक बोल दिया था मैंने शायद, हवाई द्वीप का, सॉरी हवाई द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में। अब प्रशांत महासागर के दक्षिण के अंदर, जो प्रशांत महासागर के दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भागों में जो अल नीनो घटित होता है, इसके कारण क्या है, ये फिनोमेनन है क्या, इसके प्रभाव क्या है, इसके परिणाम क्या है, इसके बाद क्या होता है, इसके समय क्या होता है, इस किस तरह से जलवायु को परिवर्तित करता है, अल नीनो मोडुकी क्या है, ला नीनो क्या है, इसके सारे कंसेप्ट को समझना है। ये 360 डिग्री है। जलवायु पढ़ रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं, मानसून का लौटना क्या होता है, रिट्रीट मानसून क्या होता है, मानसून का विच्छेदन क्या होता है, आगमन क्या होता है, सारी प्रोसेस समझनी है आपको। और ये पूरा मस्तिष्क में आप क्लियर करके पूरा माइंड से समझिए उसको। इतिहास पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें समझिए उसको। जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो मुझे लगता है आपको उस टॉपिक के बारे में गहराई से समझना चाहिए। मतलब कारण क्या है, कैसे हुआ, कहाँ, क्यों, कब, इन सब के आंसर ढूंढिए अपने आप से। आप एक ऊपर से तथ्य पढ़ के रट के आगे मत निकलिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आप कर नहीं पाएंगे। आप उत्तर तभी कर पाओगे, जैसे एक प्रश्न आया कि एसडीजी का गोल संख्या 15, ऐसा कोई प्रश्न आया था। अब आप सोचिए कि एसडीजी अगर आप पढ़ के चले जाते कि एसडीजी है 17 लक्ष्य बस, तो प्रश्न नहीं कर पाते आप। जिनको 2030 तक फुलफिल करना है, 15 से लेकर 30 के बीच में 17 लक्ष्य हैं, 169 उपलक्ष्य हैं। हाँ, उसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो 17 लक्ष्य है उसमें कौन सा किस नंबर पे है। अभी वही पूछा था एक, तो मोटे मेन जो है ना वो लक्ष्य भी आपको पढ़ने हैं। उसके साथ साथ ये भी पढ़ना है कि एमडीजी क्या था, एसडीजी कहाँ से शुरू हुआ, एजेंडा 21 क्या था, और साथ में ओजोन परत को लेके भी याद करने हैं कि किगाली एग्रीमेंट क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रेक्स क्या है। मानसून पढ़ते हैं, मॉन्ट्रेक्स का प्रश्न आया, भारत और रूस के बीच का जो अभियान है। तो मतलब जो भी टॉपिक पढ़ो उसको समग्रता से पढ़ो, उसको आधा अधूरा मत पढ़ो। और अगर समग्रता से पढ़ते हैं तो 4 फैक्ट जो आएंगे, कथन आएंगे, उसको आराम से आप फंसा लेंगे। इसलिए आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वो टॉपिक आप 360 डिग्री तैयार करें, ठीक है। आप आधा अधूरा ना पढ़ें, कोशिश करें कि टॉपिक को कंप्लीट पढ़ें। पढ़ने के बाद में चिंतन करें, उस टॉपिक की पूरी स्टोरी क्रिएट करें दिमाग में कि कहाँ से कैसे। जैसे आपने देखा होगा, मैंने जब इतिहास पढ़ाया तो जैसे मौर्य काल भी पढ़ा ना, उसको मैंने कई भागों में बांटा। नोट्स में भी ऐसा ही है कि मौर्य काल के हम परिचय पढ़ेंगे कि स्थापना कैसी हुई, मौर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इससे पहले क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी, इनकी स्रोत क्या है। फिर राजनीतिक इतिहास, उसमें राजा कौन से हुए, क्या उपलब्धि आई। फिर सामाजिक इतिहास, समाज कैसा था, अर्थ कैसा था, कला कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, पूरा पोर्शन देखा उसको। अब क्या ऐसे बांट लिया ना, तो अब आप उसका चिंतन करिए कि कहाँ से क्या हो रहा है। जैसे इकोनॉमिक्स है, मॉनेटरी, आप इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन के बाद पढ़िए कि महंगाई में, मुद्रास्फीति में क्या फ़र्क है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, और आपके रिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या है, स्क्रूफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के कारण क्या है, इसकी टाइप कौन कौन सी होती है, जैसे मुद्रा लागत आधारित इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई आधारित इन्फ्लेशन क्या है, इनबिल्ट इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट बेस्ड क्या होता है, सप्लाई बेस्ड क्या होता है, डिमांड बेस्ड क्या होता है, सारा पढ़ लिया। फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, WPI CPI क्या क्या है, IIP क्या है,
किस तरह से इसको ज्ञात किया जाता है, लैस्पराइसी फॉर्मूला कौन सा है, WPI के अंदर बास्केट के अंदर कितनी चीज़ें हैं, कितने कैटेगरीज की गई है। अब आप उसको अगर कंप्लीटली पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कभी प्रश्न गलत होगा। जैसे अभी कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन का प्रश्न आया हुआ था, मैंने ये सेकंड ग्रेड में पढ़ाया था, RSPH में भी पढ़ाया था। तो अगर आप उसको इन्फ्लेशन को कंप्लीट तैयार करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से प्रश्न है वो गलत हो सकता है। अब वो इन्फ्लेशन को पढ़ने के बाद में अगर आप पूरे इसमें इन्फ्लेशन की स्टोरी क्रिएट कर, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन चीज़ें खुद महत्वपूर्ण हैं, तो उसकी पूरी स्टोरी क्रिएट करते हैं तो पूरा टॉपिक अगर आप सोच पा रहे हैं 2-5 मिनट में पढ़ने के बाद में, इसका मतलब फ्रेमिंग तैयार हो रही है, इसका मतलब आपने जो पढ़ा है वो आप मेमोरी रिकॉल कर पा रहे हैं, तो फिर प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। फिर आपको मज़ा आएगा ऐसे प्रश्नों को देख के जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको एलिमिनेट करने में बड़ा आनंद आता है क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। इसलिए कोई भी टॉपिक पढ़ें उसको 360 डिग्री तैयार करें। प्लस इसके अलावा देखिए, अब जितने भी वन लाइनर है, जैसे आप पढ़ते हो आजकल क्या है, ये वन लाइनर काफ़ी चलता है ना। वन लाइनर का मतलब एक लाइन लिखी हुई होती है, खाली तथ्य होता है, नीचे कोई स्टोरी नहीं होती है। इस वन लाइनर, दूसरों के शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और YouTube के ऊपर जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो आधा अधूरा टॉपिक, मैं तो कहता हूं इन सब से बचें। क्यों? क्योंकि वन लाइनर से आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। अब कई किताबें मार्केट में वन लाइनर आती है, एक लाइन में एक फैक्ट होता है, उसके पीछे की कोई कहानी नहीं पता। ये लिखा हुआ है कि बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद है, छांदोग्य उपनिषद के अंदर श्वेतकेत आरुणि उद्दालक और श्वेतकेत की कहानी। अगर अंदर से पूछ लिया तो क्या करोगे? मतलब मेरा ये है कि वन लाइनर से आप एक तथ्य रट सकते हैं लेकिन विश्लेषणात्मक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। एक ही प्रश्न में 6 तथ्य डाल दिए तब आप उत्तर नहीं दे सकते, और वन लाइनर याद करने में बड़ी मुश्किल होती है। शॉर्ट नोट्स आप दूसरों के मत पढ़िए। दूसरों के शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है तथ्य डाल देता, बाकी चीजें छोड़ देता है। अगर आप दूसरों के शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि वो तथ्य आपको देखने के बाद पीछे की कहानी पता नहीं होगी, तो आप डेस्क्रिप्टिव प्रश्न डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। मतलब जो एनालिटिकल प्रश्न होता है वो आपकी रेंज से बाहर होता है। शॉर्ट नोट्स आप खुद के बना सकते हो, किताब पढ़ के अच्छे से बना सकते हो, लेकिन दूसरों के शॉर्ट नोट्स कोई काम के नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। वो आपको फैक्चुअली भी गलत करवाएगा और एनालिटिकल प्रश्न भी आपको गलत करवाएगा। उससे कभी भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप हर बार बदलते पैटर्न को कभी भी आप उसको पहुंच नहीं पाओगे। तो बेहतर है कि इन चीज़ों से बचें। उसके स्थान पे आप अवधारणाओं को मजबूत करें, किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट मजबूत करें। मैं आपको बताऊं कि जब जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, हिस्ट्री पढ़ा लेता हूं, कंसेप्ट बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। भूकंप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यास्थता एनर्जी क्या होती है। भूकंप पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए कि आपके भूकंप की टाइप कौन कौन सी है। आपको पता होना चाहिए कि भूगर्भीय तरंगें कौन सी है, बाहरी तरंगें कौन सी है, किसकी आवृत्ति कैसी है, किसका वेवलेंथ कैसा है। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो आवृत्ति कैसी होगी, आवृत्ति ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कैसा होगा, कम आवृत्ति वालों का प्रभाव कैसा होता है, अधिक आवृत्ति वालों का प्रभाव कैसा होता है। आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है। अगर कंसेप्ट, अवधारणा मजबूत है आपकी तो आप प्रश्न का उत्तर गलत कर ही नहीं सकते। अगर अवधारणा कमज़ोर है तो अंदर से बड़ा कमज़ोरी सा फील होता है, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। इन चीज़ों में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपका टॉपिक, कंसेप्ट बेहद क्लियर है। और अवधारणा कब मजबूत होती है? अवधारणा तब मजबूत होती है या तो आपने पुस्तकों से पढ़ा है, पुस्तकों से पढ़ा है तो आपकी अवधारणा मजबूत होती है, कहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ आपने एक अच्छे शिक्षक से पढ़ा है, क्योंकि अच्छे शिक्षक का मुझे इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि आज की दुनिया में शिक्षक 2 टाइप के हो गए। एक होते हैं मनोरंजन करने वाले। मनोरंजन वाले क्या करते हैं? जोर जोर से चिल्लाएंगे और 4 फैक्ट बता के टॉपिक नया शुरू कर लेंगे, ट्रिक आधारित चीज़ें बता देंगे। और कौन से होते हैं? जो लाइक, शेयर, ठोको, उस पर बने रहते हैं। ये सारे मनोरंजन वाले हैं जिनको इस पैटर्न से कोई मतलब नहीं है। अच्छे शिक्षक वे हैं जो इन चीज़ों से हटके और आपको किसी टॉपिक की पूरी अवधारणा समझा सकें। तो एक अच्छे शिक्षक, आप ये मत सोचना कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ शिक्षक का, क्योंकि पुस्तकों से भी बेहतर कंसेप्ट शिक्षक क्लियर करता है। क्योंकि पुस्तकों की कई टर्म्स ऐसी होती है हमें कभी समझ में नहीं आती। टीचर्स बोलता है
और टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स जो है वो आपके एक लंबा अनुभव लिए होते हैं। जो बात समझने में आपको 2 दिन लग जाते हैं वो टीचर्स आपको 5 मिनट में समझा देते हैं। तो कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि शिक्षक कंसेप्ट को क्लियर करने में बेहद मददगार सिद्ध होते हैं, और यही कारण है कि कई जगह टीचर्स जो है वो आपके जितने क्वालिटी वाले शिक्षक हैं वो आपकी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और इन चीज़ों से होता क्या है कि टीचर से पढ़ने के बाद पुस्तक भी अच्छे से समझ में आती है। अब इस बात को स्वीकार करिए, कोचिंग की आप भली आलोचना करिए। मैं देखता हूँ कई दिनों से कोचिंग का आलोचक मैं भी रहा हूँ, लेकिन मैं कोचिंग की बजाय मैं शिक्षक का आलोचक रहता हूँ। शिक्षक अच्छा है तो आपके लिए कोचिंग भी अच्छी है। शिक्षक अच्छा नहीं है और सिर्फ आप रील्स वगैरह देख के, आप अगर पोस्टर देख के गए हुए हो और वहाँ कोई पढ़ा अच्छा नहीं रहे फिर भी आप वहाँ बैठे हो, तो फिर ये आपकी गलती है। वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए। जब हम कोचिंग के पीछे माफिया शब्द का यूज करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि भागीदार तो स्टूडेंट भी बराबर है। कोचिंग तो बिजनेस है, वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम करेगा, लेकिन कस्टमर को समझदार होना जरूरी है कि आपके लिए क्या फायदेमंद है। इसलिए कहते हैं कि शिक्षक से कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप पुस्तक देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि वाकई में वो चीजें आपको समझ में आ गई। और कुछ तो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां टीचर से पढ़ना ही पड़ता है, और अगर टीचर से वो बच्चा नहीं पढ़ता जिसने 11th क्लास, 12th क्लास और पूरी कॉलेज पढ़ाई बड़े तरीके से प्रोफेसर्स के अंडर में की हुई है, मूल किताबों से पढ़ा है, उसको मुझे लगता है कि बाद में शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने 5 साल शिक्षकों के साथ रह लिया। जिस बच्चे ने कॉलेज में मास्टर का शक्ल भी नहीं देखी, जब कॉलेज में आपने किसी